बातचीत होगी। तो बस अब से कुछ ही देर का और इंतजार है और इस महाकॉन्क्लेव की शुरुआत होने जा रही है। कॉन्क्लेव में सिरसा के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आपको ये भी पता चले कि इस पूरे कॉन्क्लेव में अब तक सिरसा में किस तरह से तमाम डेवलपमेंट हुए हैं, उस डेवलपमेंट पर चर्चा की जाएगी। सिरसा में किस तरीके से बदलाव किए गए हैं उस पर भी बातचीत होगी और जन सरोकार के मुद्दों को हम लगातार उठाते आ रहे हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार जनता के मुद्दों को उठाती आ रही है और इसी कड़ी में आज ये कॉन्क्लेव अपने आप में बेहद खास हो जाता है, क्योंकि उद्योग जगत से भी तमाम हस्तियां इसमें शरीक होने वाले हैं। राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तमाम नेता इस पूरे कॉन्क्लेव में मौजूद रहेंगे। तो रणजीत सिंह चौटाला समेत तमाम दिग्गज इस कॉन्क्लेव में शरीक होने वाले हैं। उद्योग जगत से जुड़े लोग भी इसमें शामिल होंगे और खास फोकस जो है वो शिक्षा पर रहने वाला है, स्वास्थ्य पर रहने वाला है। अब तक कितना परिवर्तन देखने को मिला है और ऐसे में चुनाव भी बेहद करीब है, उस लिहाज से भी ये कॉन्क्लेव खास हो जाता है। तमाम पार्टियां इसमें शामिल होने वाली है। कई राजनीतिक हस्तियां जो है इसमें शामिल होंगे इस पूरे कॉन्क्लेव में, उनसे भी सवाल जवाब किया जाएगा। तो यहाँ पर अब से बस कुछ ही देर का और इंतजार है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर ये महाकॉन्क्लेव आप देखेंगे। बस अब से कुछ देर का और इंतजार और इसकी शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि आज कई ऐसे मुद्दे हैं 2024 को लेकर भी बातचीत की जाएगी, क्योंकि कई यहाँ पर पार्टियां जुड़ने वाली, कई राजनीतिक पार्टियों की हस्तियां जो है वो जुड़ेंगे, कई नेता इसमें जुड़ने वाले इस कॉन्क्लेव में। किस तरह की पार्टी जो है रणनीति को अपनाएगी और अब तक सिरसा में कितना विकास हुआ है उसको भी लेकर बातचीत की जाएगी। तो रणजीत सिंह चौटाला समेत कई राजनीतिक हस्तियां इसमें शामिल होने वाले हैं। उद्योग जगत से जुड़े लोग भी इसमें शरीक होने वाले हैं, उनसे भी सवाल जवाब किया जाएगा कि किस तरह का डेवलपमेंट फिलहाल वो देख रहे हैं उद्योग क्षेत्र में, उसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। तब से कुछ ही देर का और इंतजार है। इस महाकॉन्क्लेव की शुरुआत होने जा रही है सिरसा में, तो कुछ देर का और इंतजार और इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर आप ये महाकॉन्क्लेव देखेंगे और कॉन्क्लेव में जो है सिरसा से जुड़े तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। रणजीत सिंह चौटाला इसमें मौजूद होंगे और राजनीतिक हस्तियां भी शरीक होने वाली हैं। स्कूल सिरसा, शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा, पार्टनर वन लाइफ फिटनेस सिरसा, वेन्यू पार्टनर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा के इस मंच पर। आप सभी के साथ मैं हूं ममता तिवारी। इंडिया न्यूज हरियाणा आज सिरसा में आपके शहर में मौजूद है। आपके शहर की समस्याओं को आज वो यहां से उठाएगा। आपके जो जनहित के मुद्दे हैं, चाहे फिर वो सड़क का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो या फिर समस्या बिजली की ही क्यों ना हो, आज इस मंच से हम लगातार आपसे जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। आपके जनप्रतिनिधि उन सभी समस्याओं पर अपना जवाब देंगे। सबसे पहले सेशन की शुरुआत हम बिजली मंत्री हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं के साथ करेंगे। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत तालियों के साथ स्वागत करिए बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी का। सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आइए और इस सेशन को आगे बढ़ाइए। और इस सेशन को होस्ट करेंगे सुंदर सोलंकी, मैनेजिंग एडिटर इंडिया न्यूज हरियाणा। तो रणजीत सिंह चौटाला जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे बिजली पर, जिनसे बात करेंगे जेल मंत्री भी वो क्योंकि हैं, तो इसलिए जेल से जुड़ी जो भी चीजें हैं उस पर भी उनके साथ चर्चा करेंगे। तो बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज हरियाणा के इस मंच पर। ओवर टू यू सुंदर जी। बहुत शुक्रिया ममता। लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा की कोशिश ये कि हर जिले में जाकर वहां की उनकी समस्याएं उठाएं उस जिले की, और जो चुने हुए नुमाइंदे हैं जिन पर जनता ने भरोसा किया उनसे उनका समाधान पूछा जाए। और इसी कड़ी में आज सूबे के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहला सवाल यही है कि आप तो पूरा परिवार एक राजनीतिक विरासत का हिस्सा है, लेकिन सिरसा जिला खासकर ये कहा जाता है कि आपका परिवार है, तो इस परिवार को आपने दिया क्या है? पूरे हरियाणा की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, वहां अलग बात, हरियाणा की अलग बात, इस जिले को क्या दिया आप? देखिए, 1937 से हम इस इलाके में रहे हैं। पहला चुनाव हुआ था 1937 में, तो मेरे बड़े अंकल जो सावराम जो थे वो विधानसभा के चुनाव पहली बार कांग्रेस के एमएलए बने थे।
तब लाहौर कैपिटल हुआ करते थे। ये पार्टीशन से पहले की बात है। और उस वक़्त से हमारा इनसे तब सरसा और हिसार मिलके एक असेंबली सीट हुआ करती थी। तब जो सावराम बने थे, पहले कांग्रेस के एमएलए पंजाब में बने थे। सर छोटूराम की एक यूनियनिस्ट पार्टी होती थी और कांग्रेस, क्योंकि देश में महात्मा गांधी का बड़ा आंदोलन तेज चल रहा था, तो ब्रिटिश टाइम के उस वक़्त के खिलाफ लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया। पहली बार कांग्रेस के एमएलए बन गए। उसके बाद फिर आप ये समझिए कि जो देवीलाल बने, जो सावराम एमएलसी होते थे वो एमएलए होते थे, फिर ओम प्रकाश जी बने, प्रताप सिंह जी बने, मैं बना, और हमारा एक परिवार की तरह सिरसा जिले से रिश्ता रहा है। जितनी भी डेवलपमेंट, विकास इस इलाके में बार बार लोगों ने हमारे ही परिवार को बनाया। जो देवीलाल को 2 बार चीफ मिनिस्टर बनाया, 2 बार वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, ओम प्रकाश जी चीफ मिनिस्टर बने 5 बार, और उसके बाद मैं मेंबर पार्लियामेंट बना, दूसरी 3 कैबिनेट में मैं मिनिस्टर बना। तो ये सारा इस करके हुआ कि लोगों का हम पे भरोसा है, बारंबार लोगों ने हमें आगे बढ़ाया। नहीं, वही बात हो रही है ना सर, सवाल वही है। यहाँ के लोग तो लगातार बार बार भरोसा आप पर जता रहे हैं, लेकिन चाहे बेरोजगारी की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, किसान की दिक्कतों की बात करें, उस सब में सिरसा अभी भी आप लोगों की तरफ देखता है। देखिए, इंडस्ट्री वहाँ बढ़ती है जहाँ नेशनल कैपिटल हो या स्टेट कैपिटल हो। जयपुर के साथ बढ़ेंगी, चंडीगढ़ के साथ इंडस्ट्री बढ़ेंगे, दिल्ली के साथ इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो फरीदाबाद, गुड़गांव में बहुत इंडस्ट्री बढ़ी है। पर ये हरियाणा का लास्ट कॉर्नर आता है। बादल साहब बहुत लंबे समय चीफ मिनिस्टर रहे, पर यहाँ बठिंडा, मानसा या आपके मलोट इस साइड में कहीं इंडस्ट्री नहीं है ज़्यादा। ऐसा ही सिरसा हो गया। देखिए, बिजनेसमैन ये नहीं देखता कि पॉलिटिकली पावर का है, बिजनेसमैन ये देखता है कि उसकी अपनी इकोनॉमी उसे क्या कहती है, उसी हिसाब से इंडस्ट्रीज आती है। अब आप देखिए जी, या तो आपका हिमाचल में जहाँ सब्सिडी दी जाती है, बद्दी का एरिया बन गया, तो इसके लिए इंडस्ट्रीज के लिए कुछ इंसेंटिव्स होते हैं। आज गुड़गांव, फरीदाबाद, आपका मानेसर, ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया नॉर्दर्न इंडिया का। इस करके बन गया कि नेशनल कैपिटल के साथ है, हर कोई आदमी इन्वेस्टमेंट वहाँ करता है जहाँ उन्हें आगे अपना देख के करता है। तो ये सिरसा इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर स्टेट रही है। ये सारे करें क्या, यहाँ के युवा करें क्या? देखिए, आप सरकारी नौकरी सभी को दे सकते नहीं, आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री यहाँ संभव नहीं, इंडस्ट्री आएगी नहीं, ये युवा जाए कहाँ? ये नशे की तरफ जा रहे हैं। नहीं, बहुत लोग जो सर्विस चीज में गए, वैसे तो पूरे देश में ये है, अमेरिका में भी ये अनएम्प्लॉयमेंट तो वहाँ भी है, ये नहीं कह सकते। 140 करोड़ की आबादी है, आप ये किसी भी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबको ही आप सर्विस दे दें। पर इसके हमारा बाद प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है, उसके ज्यादातर यूथ और इतनी सारी संभावनाएं हैं, उसमें सिरसा का युवा पीछे कैसे रह रहा है और नहीं, क्यों पीछे रहे? नहीं है। आप कहीं भी देखें, कोई डिपार्टमेंट देखें, आप कोऑपरेटिव देखें, आप पुलिस देखें, हर एक में, क्योंकि सबसे लंबे समय हुकूमत इधर की रही है। चाहे बंसीलाल रहे, चाहे भजनलाल रहे, चाहे देवीलाल रहे, सारी सरकारें इधर से रही। तो सबसे ज्यादा अगर सर्विसेज में आज के दिन भी है तो सिरसा का बहुत बड़ा पार्टी। और सबसे ज्यादा जो नशे की बात आती है युवाओं को लेकर, वो भी सिरसा से ही आ रही है। इसका कारण है कि हम पंजाब बॉर्डर के साथ है। नशा सारा ही पंजाब से आया है या फिर राजस्थान से आता है, क्योंकि नहीं आ तो रहा है, फिर आपकी पुलिस, आपका प्रशासन ये क्या बस मुंह मतलब देखता है क्या? नहीं, बहुत कंट्रोल हो रहा है, पर चारों तरफ पंजाब बॉर्डर लगती है। आपका पाकिस्तान से भी तो नशा आ रहा है। ये सरकार करने के बाद भी आप इसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते जब इतने लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो। पुलिस फोर्स कितनी होती है, पर उसके बाद बहुत कड़ाई से हो रहा है। कई हमारे अभी पिछले दिनों 20 जिप्सियाँ आई थी जो हमारे होम सेक्रेटरी ने यहाँ भेजी थी कि तुरंत, क्योंकि इस एरिया में अगर यहाँ कंट्रोल कर लेंगे तो बाकी हरियाणा बचा रहेगा। इस करके नशे को रोकने के लिए पूरा जोर लगाता है। आप मानते नहीं कि प्रशासन लाचार है? नहीं, लाचार नहीं है, पूरे कड़ाई से, सख्ती से इसको ले रहा है कि नशा रोको। आपके खुद गांव में बाकायदा लिस्ट लगी होती है दीवारों पे कि चिट्टा इतने का लीजिए, इतने ये नशा इतने का मिलेगा। आपके चौटाला गांव में आपके नोटिस में नहीं है। हरियाणा में सबसे बेस्ट अवार्ड सिरसा के एसपी को मिला, जिसने मैक्सिमम इसको पकड़ा है, मैक्सिमम नशे के लोगों को पकड़ा है। चलिए, ये अच्छी बात है कि अगर आप ये मानते हैं कि पुलिस पर भरोसा है और पुलिस अपना काम ठीक कर रही है, लेकिन सर ये नहीं मानते कि जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के युवा हैं, उनको जो अवेयरनेस, जो जागरूकता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें कमी है। बहुत है। मैं गांव में जाता हूँ, लोग हमें कहते हैं कि नशा रोको। वो गांव की पंचायतें बनी है, युवा वर्ग भी बहुत आगे होके लग रहा है कि नशा हम रोकेंगे। और गांव में पहले से बहुत है, पर अब जैसे एजुकेशन आ रही है, लोग समझ रहे हैं। हमारी युवा टीम जो है वो इस मामले में बहुत आगे लगी है, गांव को साथ लेके कि नशा रोकना चाहिए और इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमारे एसपी पे कुछ नंबर हैं जो अनलिस्टेड है, जिन पे वो कभी भी मैसेज देते, उनका नाम नहीं देते, तो उसी वक्त रेड करते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं और रोकते हैं। और कौन से ऐसे
स्टेप हो सकते हैं, ऐसे कदम हैं जो इसको तेजी से और जल्दी से इस पे काबू पाया जा सकता है? देखिए, पहले तो सबसे बढ़िया तो ये है कि गांव की पंचायतें ही उन्हें रोकें, जो उनके परिवार हैं, पेरेंट्स हैं, वो उन्हें रोकें, बच्चों को इस मामले में ना इन्वॉल्व होने दें। और उसके बाद जो युवा हैं वो उसके ज़्यादा करेंगे। बाकी जहाँ पुलिस की मदद होती है, पुलिस ने पकड़ती है, पुलिस भी एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर है जो उन्हें पकड़ेगा कर। पर कई बार क्वांटिटी कम मिलती है तो उसके बाद उन्हें बेल मिल जाती है कोर्ट से। किसी पे ज़्यादा हो तो कुछ इतनी है कि उतनी क्वांटिटी मिलेगी तो उसकी बेल भी नहीं होती, फिर नॉन बेलेबल है। पर जो लेते हैं वो थोड़ा लेके आते हैं, अपने लिए नशा लेके आते हैं, पकड़े जाते हैं, बहुत लोग पकड़े जाते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं। और दूसरा बड़ी चीज़ ये है कि जो ज़िले के लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो मौजूद लोग हैं, उनका कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए कि युवाओं को समझाएं। सभी का मिलके होना चाहिए, हर आदमी का होना चाहिए, क्योंकि नशा बहुत गंदी चीज़ है और जनरेशन तबाह कर रहा है, इसको तो रोकना चाहिए। जोरदार तालियां हो जाए। रणजीत सिंह चौटाला ये मंच से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के से अपील कर रहे हैं कि खासकर युवाओं से, उनके परिवार से, उनके परिजनों से और उन मौजूद लोगों से कि वो इस मुहिम में आगे आए, शामिल हों, क्योंकि अकेले केवल प्रशासन पर उंगलियां उठाने से बात नहीं बनती है। सर, हाल ही में बड़ा आप लोगों ने, हरियाणा सरकार ने बजट पेश किया और पूरे प्रदेश ने देखा कि किस तरह से जो बजट सेशन था गर्म रहा। चाचा भतीजों में जिस तरह से तकरार रही, दादा खुद गवाह थे उसके। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, विधानसभा है वो एक इलेक्टेड हाउस है और मैं समझता हूँ कि लोगों की प्रॉपर्टी है, लोगों की इन्वेस्टमेंट है। अगर हम वहाँ ठीक कंडक्ट में करें तो लोगों को अच्छा लगता है। लोग आजकल बहुत आगे हैं। देखिए, हम एमएलए बन गए, ये नहीं बने वो दूसरी बात है, पर ये नहीं समझ सकते कि इनका भी नॉलेज हमारे जैसा है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ जी, कि नेपाल में एक बार घटना हुई कि राज परिवार के सभी लोगों को मार दिया गया था। घर में ही ऐसा मामला था। अगर कोई एयर इंडिया से चल रहा था तो उसका रिएक्शन भी यही था कि इसमें कुछ ना कुछ घर में कुछ निकलेगा। जो दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट की बार भी थी उसमें भी यही रिएक्शन था। गांव में जो ताश खेल रहे थे उन लोगों के पास भी ये था कि इसमें कोई परिवार का आदमी निकलेगा। मतलब हर आदमी की सोचने की शक्ति एक सी है, चाहे वो गाँव में रह रहा हो, शहर में रह रहा हो, कोई फर्क नहीं है। ये लोग भी इतने, हम बन गए एमएलए, पर हमें विधानसभा में जब बोलते हैं, देखिए नाथ भाई बोलते थे बहुत, उनका मधु दंडवते बोलते थे, बहुत अच्छे पार्लियामेंट, आचार्य कृपलानी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, मधुर लिमये थे। लोग चाह रहे हैं कि हम असेंबली में ठीक हमारा कंडक्ट रहे। वहाँ तो अभय सिंह जी का जो कंडक्ट था वो ठीक नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगा किसी पे, मैं पर्सनली नहीं जाऊँगा, ना मुझे जाना चाहिए, पर विधानसभा में अगर अच्छा कंडक्ट करेंगे, हम 2 लाख लोगों के बने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, चुने हुए हैं, लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं हम उनकी प्रॉब्लम्स की बात करें, हम स्टेट में अच्छे सुझाव दें। अपोजिशन होती है, अपोजिशन का काम क्रिटिसाइज करना भी होता है, पर रचनात्मक अगर आलोचना हो तो वो ज़्यादा बढ़िया लगती है। आप आलोचना करें, उसके बाद सुझाव भी दें। तरीका ठीक नहीं था उनका। खाली आलोचना ही करें वो का कोई मतलब नहीं होता है। नहीं, तरीका ठीक नहीं था। देखिए, स्पीकर के साथ कभी भी एक हाउस का प्रोटोकॉल है कि जब मिनिस्टर बोलता होगा, अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़ा हो जाए तो मिनिस्टर बैठ जाएगा, और जब लीडर ऑफ द हाउस खड़ा हो जाए तो लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठ जाता है, उसे ग्रेस देना पड़ता है। और जब स्पीकर खड़ा हो जाए तो सब पूरे हाउस को बैठना पड़ता है, कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। ये एक प्रोटोकॉल है जो नियम से, जो अच्छे आचरण, जो सदा से डेमोक्रेसी के पायदान है वो हैं। और वहाँ जब आपस में इतना टकराव हो, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं तेरा क्या बिगाड़ लूँगा, तो ये लोगों को पसंद नहीं आया। ये मुझे भी पसंद नहीं आया, स्पीकर को भी पसंद नहीं आया, जो बोल गए उन्हें भी बाद में। तो विधानसभा में ऐसा लग रहा था कि व्यक्तिगत नहीं लड़ाई करना हो। चाहिए, तो मैं इसे समझता हूँ अच्छा नहीं था। इसी करके फिर प्रिविलेज मोशन मूव हुआ और उसके बाद। चलिए सर, ये जिस तरह से जेजेपी और आप भी क्योंकि सरकार का बड़ा जिम्मेदारी है, बड़ा हिस्सा है, तो ये क्या देखते हैं इस गठबंधन की आयु? हालांकि अभय सिंह चौटाला जी कहते थे कि ये 6 महीने 2 महीने भी नहीं पकड़ेगा। आपके हिसाब से अब ये कितना लंबा और इसको चलना चाहिए या चलेगा? मैं कांग्रेस छोड़ के बाहर आया था, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, लोगों ने मुझे हाथों हाथ जिताया, मैं 20,000 से जीता। अब मेरे सामने एक सवाल था कि मैं कहाँ जाऊँ। हंग असेंबली थी, मुझे कांग्रेस वाले भी कह रहे थे, बीजेपी वाले भी कह रहे थे और जेजेपी वाले भी कह रहे थे कि मैं उनका साथ दूं। हम 7 एमएलए इंडिपेंडेंट जीत के आए थे। मैं खुददार आदमी हूँ, स्वाभिमानी हूँ। मैं जिस कांग्रेस की खिड़की छोड़ के आया उस पर जा नहीं सकता था, मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने खाली ये कहा कि नहीं, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, मुझे दाएं बाएं की बात नहीं देखनी थी, मुझे ये देखना था कि जिस आदमी को लोगों ने 2 बार सिंगल पार्टी को बहुमत देके इतनी मेजोरिटी में बनाया है, कुछ ना कुछ तो है, तभी पूरा देश उनके पीछे खड़ा है।
तो मैंने बीजेपी को अनकंडीशनल समर्थन दे दिया। मैं उनके साथ हूँ। मैंने 5 साल के लिए समर्थन दिया। जब तक ये विधानसभा है तब तक मैं बीजेपी के पूरा ठोक के साथ हूँ, बिना कोई कंडीशन के साथ। मैं मिनिस्टर हूँ या नहीं हूँ इस बात की भी परवाह नहीं। जेजेपी का और बीजेपी का आपस का गठबंधन है, उनकी पार्टीज ने तय करा। अब ये करेंगे, सीएम देखे क्या ऊपर हाईकमांड देखे, या फिर धनखड़ साहब और उधर वो जो उनके निशान सिंह, प्रेसिडेंट निशान सिंह जी वो देखें गठबंधन। मैं उसमें झांक के नहीं देखता कि इनका कैसा है, कितना मजबूत चलेगा, कैसे चलेगा, हमारा कोई मतलब नहीं। वैसे आप मानते हैं कि अच्छा चल रहा है गठबंधन? देखिए बढ़िया चल रहा है, तभी तो सरकार खूब बढ़िया चल रही है। हुड्डा साहब कहते हैं दरअसल लूट का गठबंधन है, इन्होंने प्रदेश लूट लिया। देखिए अपनी अपनी ओपिनियन है, हुड्डा साहब अपने शब्दों में कहेंगे, मुझे आपने मेरे शब्दों में पूछा, मैंने अपना जवाब दिया है। चलिए ये बताइए, आप मतलब इस गठबंधन की जो सरकार है, पिछली सरकार आपने देखी, तो उस लिहाज में गठबंधन सही काम कर रहा है? गठबंधन ठीक चला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। कभी आज तक कोई चर्चा नहीं बनी, तो और जगह गठबंधन के रोज तमाशे होते हैं, हमारे कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सर एक बात और बताइए, बिजली को लेकर लगातार बहुत सारे सवाल उठते हैं, बिजली चोरी से लेकर बिजली के बिल बढ़ने से लेकर, ये सारी दिक्कतें पूरा प्रदेश झेलता है। इसको लेकर क्या कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जो आपने उठाए हैं स्पेसिफिकली, कि उनका असर जमीन पे दिख रहा है? देखिए बिजली पहले ये होता था कि होली दिवाली आती थी, मैंने मेरे अपने जीवन में देखा है, या जब शाम को पानी नल आने का टाइम होता था तो पानी के टाइम लोग समझते थे कि बिजली आने वाली है, लाइन लगा के खड़े थे 4 बजे आएगी। अब बिजली 24 घंटे चलती है। हमारे यहाँ हरियाणा में रिकॉर्ड है, मैं पूरे देश का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, कि हमारे जगमग योजना में अभी इस वक्त 5682 गाँव, टोटल हमारे 6307 गाँव हैं जो ऑन रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जिनमें से 5682 गाँव में आप समझे कि 84% गाँव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। जिन गाँव में नहीं दी जा रही उसका कारण ये है कि बिल नहीं भरते, थोड़े से मिलिटेंट टाइप भी है, गांव में मीटर नहीं बाहर लगाने देते। जहां मीटर बाहर लगाने, हम चाह रहे हैं कितने ही वो ट्रांसफार्मर लें, कितने पोज लें, मैं दूंगा, मैं मंत्रालय का इंचार्ज हूँ, पर हम चाहेंगे कि बिल दे, बिल ठीक तरीके से पेमेंट करें। देखिए सरकार, हमारी जो सोलर पावर है वो हमें 3-3.25 रुपये मिलती है। हम जो थर्मल की पावर लेते हैं वो हमारा पर यूनिट जो कॉस्ट आती है वो 5 रुपये के करीब आती है। जब क्राइसिस हो जाए बाज़ार में 7 रुपये से लेके 20 रुपये तक भी हमने खरीदी है बिजली। इस भाव खरीद कर हम किसान को अब भी 10 पैसे पर यूनिट ट्यूबवेल की बिजली दे रहे हैं। मतलब आप समझिए कि 4.5 रुपये तो सब्सिडी जा रही है, 10 पैसे यूनिट दे रहे हैं। लेकिन किसान फिर भी सड़कों पर होता है। अभी पराली का मामला था जी, पराली के मामले में एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, एनजीटी की गाइडलाइंस है कि बिजली, वो ये कहते हैं कि पॉल्यूशन नहीं हो इस करके जनरेटर चलना बंद कर देते हैं। हरियाणा एनसीआर में आता है, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, ये सारा जो 28 में जनरेटर बंद कर दिए गए। जनरेटर बंद करते तो इंडस्ट्री की बुरी हालत हो जाती है, पर हमारे जनरेटर बंद होने के बाद भी ये फरवरी में चलेंगे, तब तक हम पूरा मीट आउट कर रहे हैं, कभी भी बिजली की दिक्कत नहीं आने दी। कभी भी हमारे लोगों ने ये नहीं कहा बिजली के दफ्तर घेर लिए हो, सड़क लोग बिजली पे आ गए। पंजाब में ऐसा होता रहा, पर हरियाणा में नहीं हुआ। मैं अभी एक बता रहा हूँ, अभी हमारी 47 डिस्कॉम कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज है, हमारी 2 हैं उसमें पूरे देश में। 47 में 2 हरियाणा के, उत्तरी हरियाणा बिजली निगम और दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम। 2 कंपनियां हमारी 15वें-16वें पायदान पे थे। हम अब इससे उठ के आज हम 5वें और 6ठे पे हैं, और पूरे गुजरात की 4 कंपनी 1 नंबर पे, उसके बाद हम 5वें 6ठे पे। तो आप ये समझिए कि हम स्टेट वाइज नंबर 2 आ गए, जहाँ हरियाणा आज हम सबसे आगे जा रहे हैं, नंबर 2। इसके बाद आप ये समझे कि लाइन लॉस जो हमारा था, अभी विधानसभा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा में ये कहा, इसका बिजली डिपार्टमेंट का खास करके चर्चा करा कि हमारा लाइन लॉस जो था 30.17 था, और आज लाइन लॉस हमारा 11.81 हो गया। जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो 300 करोड़ रुपया स्टेट का अपना रेवेन्यू बढ़ जाता है। ये रिकॉर्ड है पूरे देश में, हम दूसरे-तीसरे नंबर पे हैं जब बिजली चोरी सबसे कम हो रही है। और हमारा बिजली चोरी में जब छापे छुपे पड़े बाहर, जो इंडस्ट्रीज में और में साइमल्टेनियसली रेड हुए, उसका ये असर हुआ कि पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा, इस साल में 10 साल का भी रिकॉर्ड तोड़ा, इस साल में सबसे ज़्यादा चोरी पकड़ी गई, ये रिकॉर्ड है हमारे यहाँ। चलिए जोरदार तालियां हो जाएं। बिजली को लेकर मंत्री जी बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि बिजली को लेकर बहुत काम किया गया है। मैं इससे अगली बात बताता हूँ जी।
गुड़गांव, फरीदाबाद और आपका ये मानेसर, ये रेवाड़ी, ये हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है फरीदाबाद। और इसमें पूरे देश के जितने एक्सावेटर्स बनते हैं उसमें अकेला हरियाणा 80% एक्सावेटर हम अकेले बना रहे हैं। पूरे देश में जितनी कारें बनती हैं उसका 51%, हम 51% अकेला हरियाणा बना रहा है। इसके बाद जितने मोटरसाइकिल बनते हैं वो 42% अकेला हरियाणा बना रहे हैं पूरे देश का। और जो ट्रैक्टर्स बनते हैं ना, क्रेन जो बनती है वो हम 53% अकेला हरियाणा बना रहा है पूरे देश का। तो आप ये समझिए कि जब बिजली होगी तभी ये काम होगा, नहीं तो ये पूरे देश का हम रिकॉर्ड तोड़ नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी समझ में आता है कि जब इतना प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा है तो इतना युवा हमारा बेरोजगार क्यों है? देखिए, युवा बेरोजगार नहीं कह सकते आप। ये तो अगर देखें तो वर्ल्ड वाइड सब जगह ही है। अगर डेटाज निकाल के देखें, आंकड़े निकाल के देखें तो हरियाणा जितना में प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा है, हरियाणा में इंडस्ट्री हमारे यहाँ है, हरियाणा में सबसे ज्यादा सब जगह की अकेली मारुति फैक्ट्री जो है उसमें 60,000 आदमी सर्विसेज पे हैं, एम्प्लॉयमेंट पे हैं। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल हब बताया तो सबसे ज्यादा हमारे बच्चे ही हैं जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं। नहीं सर, ये नहीं मानते कि कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंटेशन होता है आपकी योजनाओं का या युवाओं के लिए, बहुत सारे आप लोगों ने डिपार्टमेंट बना रखे हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं है, उन युवाओं को गाइडेंस ठीक से नहीं है, मैं आपसे या वो पूछूं, स्किल्ड नहीं अगर है। ये सब ठीक नहीं है तो हमारी स्टेट क्यों ही चल रही है इस वक्त देश में सबसे फास्ट ग्रोइंग स्टेट पे? हम नंबर 2 हैं पूरे देश में। ये कैसे हो रहा है आप मुझे एक बताइए। सबसे बढ़िया हमें पावर विपक्ष में ये भी कहता है कि आप नंबर 1 है बेरोजगारी में। अभी नहीं, ऐसा नहीं है कि हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में, ये नहीं है। बिहार में तो कुछ है ही नहीं। हम किसी स्टेट का नाम लेंगे वो अच्छी बात है नहीं। हरियाणा इस वक्त सबसे बढ़िया चल रहा है। ये नहीं है एक बेरोजगार, आंकड़े निकाल के देख लो, एक नंबर नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा चल रहा है। नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं कि आप जरा देख के करो। मैं आपको बता रहा हूँ हम एक नंबर, हम बेरोजगार में सबसे नीचे नहीं है। नहीं, जो आंकड़े आए हैं जिस मुताबिक जितनी हमारी जनसंख्या है उसके लिहाज से जो बेरोजगारी है हमारी वो चिंताजनक है। हरियाणा के तो 2% है पूरे देश की आबादी का, हम 2% आते हैं। हमारे यहाँ कितनी सर्विसेज है, सारा इंडस्ट्रियल पूरा भरा हुआ है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप पूरी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट तो अमेरिका में भी है, अनएम्प्लॉयमेंट फ्रांस जर्मनी में भी है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया हमसे 2.5 गुना बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया में आबादी 3 करोड़ है। हर साल हिंदुस्तान में एक ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है, हमारे हर साल 3 करोड़ बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टोटल मिलकर आबादी 3 करोड़ है। ये नहीं है कि हरियाणा में आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं अपने काम से, वहाँ भी सरकार के काम से, सब जगह है। चलिए, ये सर ये बताइए, ये जो चंडीगढ़ का मसला है अभी ज़्यादा उठने लगा, आम आदमी पार्टी ने भी उस पर कहा कि चंडीगढ़ अब हमें मिलना चाहिए। इसको, इस मसले को किस तरह से देखते हैं? चंडीगढ़ को खासकर किस तरह से देखते हैं? कमीशन के फैसले हैं, शाह कमीशन ने बन के फैसला करता था। शाह कमीशन ने चंडीगढ़ हरियाणा को दिया था, लिंग्विस्टिक बेसिस पे फैसला हुआ था। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एक स्टेट थी, ये 66 में बंटवारा हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपॉइंट करा जिसने 3 मेंबर थे, देख के ये फैसला करा। चंडीगढ़ हरियाणा को दे दिया गया, खरड़ हरियाणा को दे दिया गया, पर पंजाब के दबाव में चंडीगढ़ का फैसला रोक दिया गया, उसे फिर यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। अब चंडीगढ़ हमारा भी है, पंजाब का भी है। कोई गलत दावे कर रहे हैं तो उसका है, हम दोनों ही उनके टेनेंट हैं। इसके बाद अबोर फाजिलका के एरिया में एक आया कि कुछ वो लेके अबोर फाजिलका दे के फैसला कर दिया जाए। SYL का मामला था, वो लटके हुए हैं। उसके बाद ये नहीं कि कोई वो हो गया, वो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, वो ही रहेगा जब तक नई कैपिटल कोई नहीं बने, पंजाब शिफ्ट करे या हरियाणा शिफ्ट करे। पर ये भी बाद में तब भी यूटी रहेगी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला करके किसी को दे दे। दोनों का अपना बराबर का क्लेम है। और SYL को लेके सर? SYL का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें अभी लास्ट मीटिंग अभी थी, मुझे उसकी डिटेल का पता नहीं क्या था उसमें, कुछ सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं, कोई हल नहीं निकला। हाँ, हुड्डा साहब कहते हैं कि दरअसल जो सरकार है, हरियाणा सरकार, वो कोई पहल ही नहीं करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हुड्डा साहब ने क्या करा था, वो भी तो सरकार 10 साल पहले थे, ये तो अब आए हैं। पहले 10 साल वो उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब कहते हैं कि मैंने ही वो रिट दायर की थी जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। देखिए, हर आदमी अपना पॉलिटिकली स्टैंड करेगा, किसी को क्या सूट करता है वो मैं बोलूंगा, उन्हें सूट करेगा वो बोलेगा। इन बातों में आर्गुमेंट, जनता को ये सूट नहीं करता कि SYL को इतने सालों से इन लटका हुआ मामला है। इन बातों में कुछ होता तो आज तक चंडीगढ़ मिल जाता ना, आज तक SYL का पानी मिल जाता। पर मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद, जैसे कावेरी का मामला था महाराष्ट्र और इसमें कर्नाटक में और तमिलनाडु में था, अल्टीमेटली फैसला हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पानी देना पड़ा। दरिया नेशनल है, पानी देना ही पड़ेगा, अल्टीमेटली किस देना है ये समय की बात है। अच्छा सर, आपके विधानसभा पे आते हैं जहाँ की जनता ने आपको यहाँ पहुँचाया,
ये रानिया को आपने क्या दिया है पिछले 3.5 साल में? देखिए, मैं रानिया का आपने पूछा तो मैं बताऊं। पहले तो आप जाके देखें, 20 गांव में हमने घग्गर का पानी दिया है। सबसे बड़ा किसान को चाहिए, किसान की दो ही बातें हैं कि हमें पानी मिले और बिजली मिले। किसान दो बात मांगता है, बिजली और पानी। बिजली 24 घंटे मिलती है। अब सरसा में रानिया नहीं, किसी भी पूरे हरियाणा में पूछ ले, किसान को 24 घंटे अनडिस्टर्ब बिजली मिलती है। बिजली की कोई कमी नहीं। पानी पहले नहीं था, अब 20 गांवों में केवल क्रेडिट रणजीत सिंह को जाता है। इस सरकार ने इस घग्गर से पानी जो दिया है, 20 गांवों में घग्गर का पानी जाता है। पिछले दिनों बाखड़ा बंद हो गई, घग्गर का पानी 5 महीने से बराबर चला आ रहा है, अब तक भी चल रहा है। इसके अलावा अभी हमने जो इसमें बजट में हो गया, फैसला हो गया, 12 गांव और हैं, ओटू, धनूर वगैरह, ये इधर के सुल्तानपुर या ढाणी बंगी, जोतड़, इन 12 गांवों के लिए पाइप लाने का वो फैसला हो गया। उसमें 6 फुट डाई के पाइप दे रहे हैं। उन 12 गांवों में भी घग्गर का पानी जाएगा। ये बहुत बड़ा काम है इस इलाके के लिए। वाटर वर्क्स एक 14 करोड़ का अभी नहीं, इसमें घग्गर पे पहले एक पुल बनाया था देवीलाल ने, जो एलनाबाद और रानिया के बीच में बना था, जीवन नगर और एलनाबाद के बीच में। अभी रानिया और कुत्ताबट के बीच में बना है। घग्गर को क्रॉस करने के लिए लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, ये 50 साल की मांग थी। वो अभी 14.5 करोड़ का अभी माननीय मुख्यमंत्री जिनकर है हमारे, वो कंप्लीट हो गया। सरसा से लेके रानिया तक, सरसा से जीवननगर, रानिया से जीवननगर, जीवननगर से डबवाली, 23 फुट रोड जो था वो 33 फुट कर दिया। उसका पैसा आ गया, टेंडर हो गया, अभी बनने को जा रही है। रानिया शहर के लिए अभी सीएम साहब ने जो हमें पीछे पैकेज दिया है, वो 100 करोड़ का पैकेज दिया, जिसमें सारे शहर में पूरी डेवलपमेंट, सीवर, रोड्स, गलियां और सारा एक 8 टाइम ज्यादा नहीं लग गया 8 करोड़ का मल्टीपर्पज हॉल, सब काम शुरू हो रहा है। 70% काम। बस स्टैंड तो अभी भी रह रहा है। बस स्टैंड के लिए 1.5 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गया कि बन जाएगा। नहीं हुए, अब हमने पिछले 1 साल पहले पूछा था, तभी आप कह रहे थे कि बन जाएगा। नहीं हो गया, तो अब उसमें शुरू कर में टेंडर होते हैं, कुछ प्रोसीजर है, कई बार बड़ा टेंडर बना के ज्यादा वक्त नहीं लगता इस सरकार में। आम लोगों के काम में, जितना आप मंत्री हैं, आपके हल्के का एक बस स्टैंड बनने में 3.5 साल लग जाते हैं। एक सर्टन प्रक्रिया को पूरा करके टेंडर अलॉट होता है, उसको उस तरीके से होता है। उसे हमें ये कहें कि आज ही हो जाए, कल पैसा जेब से लगा के निकाल दो, ऐसे नहीं। फिर 5 साल बाद हो, उसका तो कोई अर्थ नहीं। नहीं, अगर आप बाहर जाएंगे, आप अपने इंडिया न्यूज से परमिशन लेना चाहेंगे, तो आपको सर्टन पेपर्स भरने पड़ेंगे, फिर आपका पेपर तो होना चाहिए ना। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट, जनता रानिया की जनता इतनी उम्मीद करती है, तो उसको कम से कम उसका बस स्टैंड तो मिल जाना चाहिए था अब तक। 3.5 साल में इतना तो बस स्टैंड तो चल रहा है, उसका रेनोवेशन का रेनोवेशन की बात अगर बस स्टैंड तो पहले से बना हुआ है, बस स्टैंड में कहीं नहीं, वो पहले से अगर सही होता तो फिर रेनोवेशन की जरूरत ही नहीं। उस रेनोवेशन की बात कर रहे हैं कि उसमें बड़ा समय लग गया। ऐसा नहीं, आप गलत समझ गए। शहर तो पहले से बसा है, शहर में फिर नई जब बढ़ता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करा जाता है। जब आबादी बढ़ती जा रही है तो पूरा दिल्ली नहीं, बस आप सुनते जाओ ना, दिल्ली नहीं बदल रही क्या, चंडीगढ़ नहीं बदल रही क्या, जयपुर को नहीं मॉडिफिकेशन हो रही। मॉडिफिकेशन तो लाइफ का एक हिस्सा है जो बराबर रहता है, प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो अब ये कब तक आप उम्मीद करें रानिया की जनता की, उनका जो बस स्टैंड रेनोवेशन के साथ तैयार होकर मिल जाएगा? मैं समझता हूँ अगले 4 महीने में तैयार हो जाएगा। इसके बाद जोरदार तालियां हो जाए। 4 महीने में मंत्री जी कह रहे हैं, ये वादा पक्का वादा है, पक्का 4 महीने में तैयार हो जाएगा। चलिए सर, एक बात, चौधरी देवीलाल जी की जो विरासत है, जैसे अलग अलग पार्टियों में, अलग गुटों में, अलग तौर तरीकों में बटी हुई है, परिवार पूरा बटा हुआ है। आपको कहीं अफसोस नहीं होता इस बात का कि काश पूरा परिवार एक होता? जो आप लोगों के समर्थक हैं या प्रदेश की जनता जो आप लोगों को चाहती है कि उस प्रदेश की जनता, ये परिवार उसको नेतृत्व देता, इस तरह से अलग अलग खेमों में ना बटकर, कभी अफसोस होता है? देखिए, लोग चाह रहे हैं, पूरा हरियाणा चाह रहा है कि जो देवीलाल का परिवार है करे। बहुत लोगों ने प्रयास करे। ऐसा होता है कि टीम का कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें ये था कि चो साहब की पगड़ी ओम प्रकाश जी के सिर पे रख दी। अब हम में युधिष्ठिर तो वो थे, अब उनका काम था कि सबको साथ लेके चलना। अब जो बड़ा होता है, जो देवीलाल ने सभी को साथ रखे, जो सावराम को भी रखा, सभी को रखा। उन्होंने बीजेपी को भी साथ कर लिया, उन्होंने आपका सोशलिस्ट पार्टी को भी साथ ले लिया, अकाली दल को भी साथ ले लिया, कम्युनिस्टों को साथ ले लिया। पूरे पंजाब में यूनाइटेड फ्रंट होता था, नॉन कम्युनिस्ट फ्रंट, वो जो देवीलाल उसके चेयरमैन होते थे। मैं 62 की बात बता रहा हूँ। अब जो देवीलाल का परिवार है, कुनबे को तो ओम प्रकाश जी की ड्यूटी थी। सब में बड़े मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब हैं, उनका मामला था कि परिवार को इकट्ठा। जो देवीलाल तो रहे नहीं,
अब ओम प्रकाश जी की ड्यूटी थी, ये तो वही ठीक बताएंगे कि क्यों ठीक नहीं रहा, कैसे। परिवार के लोगों की भावना आज भी है, तब भी थी और आगे भी यही है कि इकट्ठा रहे, पर उनका रोल था। तो आपको कुछ उम्मीद नजर आती है कि कल कोई ऐसा आएगा? देखिए, इसका पूरा प्रॉपर रिप्लाई परिवार- तो जो ओम प्रकाश जी कर सकेंगे। नहीं, आप उसके बाद तो जिम्मेवारी नहीं, आप- सारे जुड़ना चाह रहे हैं, वो कब इस प्रक्रिया को शुरू करें, कैसे करें, ये उनके हाथ है। एक आखिरी सवाल और सर, 2024 अब आगे ही है, लोगों के सामने ही है। एक मैं आपसे बताऊं, जी, जब भी किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो उसके नीचे एक बेस बनाना पड़ता है। एक रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ जीवन की सबसे नीचे की सबसे बड़ी कड़ी है। जो संकल होती है, उसका जो बड़ी संकल नीचे खड़ा होता है, वो उसे कहते हैं बेस। एक्सपेक्टेशन एंड बिहेवियर ये हस्बैंड वाइफ में भी होता है। वाइफ क्या एक्सपेक्ट करती है, वो हस्बैंड को उसको देना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो वहाँ भी झगड़े होते हैं। वो तो कभी जीवन में आपस में एक राय नहीं होते, सभी मुद्दों पे एक नहीं होते। तो जो हेड ऑफ द होता है फैमिली, उसे देखना पड़ता है, हर बच्चे की फीलिंग्स का ध्यान रखना पड़ता है। वो अगर सबको बराबर करके चलते, तो महात्मा गांधी ने देश भी चलाया था ना, अब्दुल गफार खां को भी अपने साथ रखा, सबको लेके चलाया, तो उन्हें चलाना चाहिए था। तो ओम प्रकाश चौटाला जी जिम्मेवार हैं, वो संभाल नहीं पाए परिवार को इकट्ठा नहीं, वो बड़े थे, पगड़ी उनके सिर पे रखी गई थी, उन्हें ही संभाल के रखना चाहिए था। सर, 2024 की हम बात करें, मोदी जी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनकी नीतियों और उनसे ही आप प्रभावित होकर बीजेपी को समर्थन दिया, अब 2024 को कैसे देखते हैं उनके लिए? देखिए, मैं तो अब भी ये मानता हूँ, यहाँ आप भी इस बात को मानेंगे, सामने भीड़ भी मानती है कि मोदी जी अनक्लेम्ड अगले चुनाव में एक तरफा इलेक्शन होगा। आज भी बता रहा हूँ, 300 से कम सीटें नहीं आएंगी। देश में कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। जब लोगों को दिखे कि सामने विपक्ष नहीं है, तो लोग फिर वहीं खड़े हो जाते हैं। तो ये अच्छी स्थिति मानते हैं कि विपक्ष ना हो सामने? देखिए, पहली बार 2014 में पहली बार एक पार्टी को सिंगल बहुमत है। 1984 में राजीव गांधी को अकेले को 401 सीट आई थी, 542 के उसमें। और उसके बाद फिर गठबंधन की सरकार ने, चाहे यूपीए बना, चाहे एनडीए बना, चाहे उसमें वाजपेयी जी बने, चाहे उसमें मनमोहन सिंह बने, चाहे उसमें नरसिम्हा राव बने, चाहे वीपी सिंह बने, चाहे चंद्रशेखर बने, जितनी भी सरकारें आई वो सब मिली जुली गठबंधन की सरकारें बनी। उसमें 8 पार्टी भी थी, 12 पार्टी भी थी, 5 पार्टी भी थी, इस तरीके की सरकारें बनी। पहली बार लोगों ने 1984 के बाद, आप 16 और 14 30 साल के बाद मोदी को अकेली पार्टी को बहुमत दिया, 270 से ज़्यादा सीट दी सिंगल पार्टी को। और उसके बाद दोबारा लोगों ने फिर रिपीट करा 2019 में, और 2024 में फिर तीसरी बार भी मिलेगा। कभी भी किसी को नहीं, पर ये लोकतंत्र के लिए अच्छा मानते हैं कि विपक्षी ना हो सामने? देखिए, जब लोकतंत्र में पब्लिक डिसाइड करे, इससे बढ़िया तो कोई रास्ता है नहीं। पब्लिक क्या तय करे तो पब्लिक का निर्णय है। तो मैं तो ये समझता हूँ, जब लोग फैसला करके करते हो, कभी भी गलत नहीं होता। हम गलत हो सकते हैं, जनता गलत नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया आपका। रणजीत सिंह चौटाला सूबे के कैबिनेट मंत्री बड़ी बेबाकी के साथ बड़े शानदार तरीके से हर बात का जवाब दिया, चाहे वो रानिया की बात हो और चाहे वो दिल्ली की। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है, सिरसा के मुद्दे लगातार उठेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। एजुकेशन पार्टनर राजेंद्र पब्लिक स्कूल सिरसा, शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा। पार्टनर वन लाइफ फिटनेस सिरसा। वेन्यू पार्टनर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा।